हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर अपन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डिसऑर्डर अपन पढ़ने वाले हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या इसको अपन और भी नाम से जानते हैं, अपन बोल सकते हैं आल्सो नोन एज स्ट्रोक। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं अपन ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक आपने पढ़ा होगा, वैसे ही अगर ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, अटैक आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, ब्रेन अटैक। होता क्या है जनरली कि जैसे ब्रेन है राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, जनरली आपकी जो सेरिब्रल जो आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन को। सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई का काम कर रही है। तो अगर यहां पे जनरली जो सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो क्या होता है जनरली, अगर आपके ब्रेन को क्या नहीं हो, ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए, इंपेयर्ड हो जाए। ब्लड को या ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है कैसे हो जाए, इंपेयर्ड हो जाए वहां पे। या बोल सकते हैं वहां पे डिक्रीज परफ्यूजन किसकी वजह से, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसकी वजह से, तो पर्सन के अंदर जनरली कंडीशन डेवलप हो सकती है। वहां पे क्या होगा, इसीमिया होगा। इसीमिया होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या होगा, पर्सन के अंदर वहां पे ब्रेन को आपकी क्या सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, कम होगी, तो पर्सन को बोल सकते हैं हाइपोक्सिया। क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सिया होगा। और अगर पर्सन को हाइपोक्सिया होता है, वहां पे अगर ऑक्सीजन के आपके टिश्यूज को ब्रेन को सप्लाई नहीं हो रही है वहां पे, तो पर्सन के अंदर जनरली कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जनरली जो सेल की डेथ होती है वो वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वहां पे नेक्रोसिस होता है पर्सन के अंदर, तो वहां पे कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है इन्फाक्शन के अंदर क्या कर लेता है, अगर नेक्रोसिस कंडीशन है वो लार्ज एरिया को अफेक्ट कर रहा है ब्रेन के, तो उस कंडीशन की वजह से पर्सन के अंदर क्या होगा, इन्फाक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फाक्शन की बात आए तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि अपन इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, आपका ब्रेन अटैक या ब्रेन इन्फाक्शन। ब्रेन अटैक या ब्रेन इन्फाक्शन जनरली किसका डिसऑर्डर है, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या अफेक्ट हो रहा है, आपका सेरिब्रम प्लस आपकी वेस्कुलर, मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स की बात करें, सेरिब्रम प्लस आपकी वेस्कुलर या वेसल्स की बात करें, वहां पे अगर वहां पे क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। या सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, वहां पे डिक्रीज परफ्यूजन टू ब्रेन। ठीक है, या वहां पे ब्रेन इन्फाक्शन। ये किसकी वजह से हो रहा है, वहां पे या तो कोई ब्लड सप्लाई के अंदर क्या हो, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस कंडीशन की वजह से पर्सन के अंदर वहां पे परफ्यूजन क्या हो रहा है, ब्रेन को कम हो रहा है, उसकी वजह से पर्सन के अंदर ये डिजीज कंडीशन डेवलप होती है। और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन अटैक बोल सकते हैं। तो ये क्या है, डेफिनेशन की बात की अपन ने कि कैसे पीसी पर्सन में डेवलप होगा कि ब्रेन है, वहां पे अगर जो सेरिब्रल आर्टरी है आपकी वो क्या नहीं कर रही, वहां पे किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे पूरी नहीं कर पा रही, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा पूरा। तो ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन लेके जाना आपके ब्रेन के पार्ट तक। ठीक है, अगर वहां तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पर्सन के अंदर वहां पे फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे, वहां पे धीरे धीरे वहां पे हाइपोक्सिया कंडीशन होगा। इसके साथ साथ वहां पे नेक्रोसिस कंडीशन डेवलप होगी, नेक्रोसिस के बाद में इन्फाक्शन होगा, और इन्फाक्शन होने के बाद में क्या हो सकता है, पर्सन के अंदर वहां पे अटैक भी आ सकता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वहां पे ब्रेन अटैक। ठीक है, यहां तक समझे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि टाइप्स क्या हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के, या यहाँ पे ब्रेन अटैक के, या आपके स्ट्रोक के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं
उससे पहले जनरली जो स्ट्रोक आता है, ये जो अपन डे सेलिब्रेट करते हैं जनरली वो कौन सा डे होता है, तो आपका जो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है ये अपन बोल सकते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे है ये आपके 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 29 अक्टूबर को अपन स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है कि 29 अक्टूबर है, इसी के अलावा 29 सितंबर आता है, 29 सितंबर आता है, उसको अपन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको अपन हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जनरल आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक डे कब सेलिब्रेट करते हैं और हार्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं। 29 अक्टूबर को आपका स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं, 29 सितंबर को आपका हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स जनरली यहाँ पे मोस्टली जो स्ट्रोक के जो टाइप होते हैं, दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। फर्स्ट आता है आपका इस्केमिक, कौन सा आएगा, इस्केमिक, और सेकंड टाइप होता है आपका हेमरेजिक। फर्स्ट आपका इस्केमिक, सेकंड है आपका हेमरेजिक। सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है, सबसे जो ज्यादा प्रेजेंट होता है वो आपका होता है इस्केमिक, ये होता है 87% प्रेजेंट होता है। बाकी की जो रिमेनिंग है आपका कौन सा होगा, हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक प्रेजेंट होता है, 13% प्रेजेंट होता है। देखो होता क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर सिंपली अपन समझे, दोनों कंडीशन के अंदर एक कंडीशन डेवलप होने वाली है, वो होने वाली है जब अपन डिफरेंस का समझे थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो दोनों के अंदर एक कंडीशन कॉमन होगी कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज परफ्यूजन, डिक्रीज परफ्यूजन टू ब्रेन। ब्रेन को दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे परफ्यूजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वहां पे, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर वहां पे परफ्यूजन डिक्रीज होगा। इसके अलावा इसी में कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है कि अगर ब्रेन के पार्ट को इनएडिक्वेट सप्लाई हो, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, तो पर्सन के अंदर क्या होगा, इसीमिया होगा। इसीमिया जनरली बोलने की एक नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कुछ एटियोलॉजिकल कारण की वजह से अगर ब्लड है नॉर्मल फ्लो नहीं करके वहां पे थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए या इम्पेड हो जाए, ठीक है, या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाए, तो पर्सन के अंदर क्या डेवलप होगा, इसीमिया डेवलप होगा। और इसीमिया है वो कौन सी वजह से डेवलप हो सकता है, तो बात करें यहाँ पे जनरली दो कंडीशन आती है, या तो पर्सन वहां पे क्या हो जाए, थ्रोम्बस बन जाए, थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म, इन दो कंडीशन की वजह से वहां पे इसीमिया डेवलप हो सकता है। थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस का अगर समझे अपन जनरली कि क्लोट बनना, क्या बोल सकते हैं, क्लोट का फॉर्मेशन होना। जैसे सिंपल ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया, वहां पे क्लोट बन गया, ठीक है। क्लोट में कोई भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बन सकता है, आपके लिपिड के द्वारा बन सकता है, और अगर वहां पे प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो प्लेटलेट का काउंट ज्यादा होने की वजह से भी क्या हो सकता है, वहां पे क्लोट ही बन सकता है। तो नॉर्मली जो ब्लड वेसल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पे क्या हो रहा है, कोई क्लोट बन रहा है, तो वो क्या होता है, आपका थ्रोम्बस कहलाता है, ठीक है। तो अगर थ्रोम्बस बन रहा है आपके सेरेब्रल जो आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस बन रहा है, अपनी बात की कि जनरली क्या है कि आपके जो थ्रोम्बस है आपके सेरेब्रल आर्टरी के अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बस बन गया, तो थ्रोम्बस बनेगा तो आगे क्या नहीं होगी, जितनी प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई चाहिए वहां पे काम करने के लिए, उतनी नहीं हो पाएगी, वहां पे कम हो जाएगा और पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, इसीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है आपकी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म कैसे डेवलप होगा कि जनरली नॉर्मल ये जो एम्बोलिज्म वाली जो कंडीशन है थ्रोम्बस के बाद में हो सकती है कि जब ये थ्रोम्बस है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या है, वहां पे चिपका हुआ है, प्रेजेंट है, ये यहां से अलग होके या डिटेल्स पे होके क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाना, ठीक है। कहां आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाना, वो क्या कहलाएगा, आपका एम्बोलिज्म कहलाता है, ठीक है। और एम्बोलिज्म ब्लड के अंदर ट्रेवल करके और उसके आपके हार्ट के अंदर आके, हार्ट से आपके किसके अंदर आ सकता है, ब्रेन के अंदर आ सकता है वहां पे, और ब्रेन के अंदर एम्बोलिज्म आ गया तो क्या करेगा कि जो ब्रेन के अंदर जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज के अंदर क्या करेगा, वहां पे
एम्बोलिज्म आ जाएगा और उसको क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा आपकी आर्टरी को। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो आर्टरी वहां पे जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी और पर्सन के अंदर वहां पे फर्दर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली ये दो कंडीशन होती है, या तो थ्रोम्बस है या एम्बोलिज्म है। ये किस वजह से डेवलप हो सकते हैं पर्सन के अंदर? थ्रोम्बस की बात करें, वहां पे अगर किसी पर्सन को कोई ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमेटिक इंजरी हो, तो ट्रॉमा की वजह से क्या बन सकता है, वहां पे थ्रोम्बस बढ़ सकता है वहां पे। इसके अलावा वहां पे कोई ड्रग्स ले रहे हैं अपन, ठीक है, सर्टेन को ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है, तो थ्रोम्बस। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि जो हेमरेजिक शॉक है वो किस वजह से डेवलप हो सकता है वहां पे, तो उसकी बात करें वहां पे, तो हेमरेज का मतलब है हेमरेज हो रहा है, तो हेमरेज किस वजह से होगा वहां पे, रप्चर होने की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? रप्चर होने की वजह से होगा। रप्चर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा? या तो वहां पे क्या एक कंडीशन आती है एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म कंडीशन आती है। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जनरली जो ब्लड वेसल्स होती है नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, और यहां पे क्या होगा कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। और ये एबनॉर्मल जो डायलेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, ये किस वजह से हो रहा है? यहां पे वीकनेस की वजह से। किसकी वजह से? वीकनेस की वजह से अगर एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एन्यूरिज्म कहलाती है। अगर ये कंडीशन है वीक होने की वजह से, अगर ये रप्चर होती है, तो पर्सन के अंदर कौन से टाइप का वहां पे सीवीए या आपका स्ट्रोक प्रेजेंट होगा? तो आपका प्रेजेंट होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। किसकी वजह से? एन्यूरिज्म की वजह से। एन्यूरिज्म में क्या होता है? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? एन्यूरिज्म बोलेंगे। दूसरी कंडीशन वहां पे पर्सन के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, कोई इंजरी हो वहां पे, ट्रॉमा हो या एक्सीडेंटल केस हो, उस दौरान भी पर्सन के अंदर क्या हो सकता है वहां पे, अगर आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, तो पर्सन के अंदर कौन सा टाइप का वहां पे डेवलप होगा? हेमरेजिक टाइप का वहां पे स्ट्रोक प्रेजेंट होगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर एक कंडीशन आती है हेमरेज की वजह से, या अपन बोले हाइपरटेंशन। किसकी वजह से? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब पर्सन का अगर बीपी क्या है, ज्यादा बड़ा हो, 160/90 है, इससे अबाव है वहां पे प्रेजेंट है, तो अगर वहां पे बीपी ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या है, जनरली आपके जो ऑर्गन है जैसे ब्लड वेसल्स है, वहां पे अगर ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, वहां से निकलेगा, और साथ में आपके जो ऑर्गन पार्ट्स में प्रेजेंट है वहां तक क्या नहीं कर पाएगा, अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो वहां पे हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। साथ में जो छोटी छोटी स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है, वो उनको क्या कर देगा, वहां पे रप्चर कर देगा। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। रप्चर होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या होगा, हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर वहां पे आपके जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाए, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वहां पे रप्चर हो रहा है। तो ये जनरली अपने दो टाइप की बात की। फर्स्ट होता है आपका इसेमिक टाइप का, सेकंड होता है आपका हेमरेजिक टाइप का। इसेमिक जो टाइप का होता है, इसमें भी क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रही है, प्रॉपर अमाउंट में जितनी ब्रेन को ब्लड सप्लाई की जरूरत है उतनी नहीं हो रही, वहां पे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कि अगर या तो वहां पे कोई थ्रोम्बस प्रेजेंट है या वहां पे कोई एम्बोलिज्म प्रेजेंट है, इस वजह से। थ्रोम्बस किस वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से हो सकता है, किसी भी ड्रग्स की वजह से हो रहा है वहां पे, ठीक है, या वहां पे एम्बोलिज्म प्रेजेंट है। एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहां से जो थ्रोम्बस है वो डिटेच होकर किसके अंदर आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाए, वो क्या होगा, आपका एम्बोलिज्म होगा। ये अपन ने बात की इसेमिक की। सेकेंड अपन बात करें हेमरेजिक की। हेमरेजिक में क्या होगा, सिंपल सब में क्या हो रहा है, वहां पे परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है ब्रेन के लिए, वो किस वजह से होगा, अगर वहां पे जो सेरेब्रल आर्टरी है वो रप्चर हो जाए, या वहां पे एन्यूरिज्म वाली कंडीशन है। एन्यूरिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, या इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज हो रहा है वहां पे, साथ में अगर ट्रॉमा की वजह से बोल सकते हैं, या वहां पे हाइपर टेंशन। तो इन वजह से पर्सन के अंदर वहां पे हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन कोज होता है आपके 90%, वो होता है इको कार्डाइटिस, ठीक है,
या इको एंडोकार्डाइटिस बोल सकते हैं कि जो आपका एंडोकार्डियम जो आपके हार्ट की लेयर है वहां पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, और किसकी वजह से हो रहा है वहां पे, एम्बोलिज्म की वजह से। किसकी वजह से? एम्बोलिज्म की वजह से। एम्बोलिज्म प्रेजेंट है तो ये एम्बोलिज्म है वो किस में ट्रेवल करेगा? आपके ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक जा सकता है, और ब्रेन तक जाएगा तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा और पर्सन के अंदर फर्दर वहां पे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन की बात की, उसके अलावा अपन यहाँ पे टाइप्स पढ़ लिए, या सेलिब्रेट कब करते हैं? स्ट्रोक डे, ये अपन ने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी पर्सन के अंदर वहाँ पे स्ट्रोक कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर अपन रिस्क फैक्टर की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। यहाँ पे जनरली दो टाइप के रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है मॉडिफाइबल, इसके अलावा सेकंड होता है आपके नॉन मॉडिफाइबल, जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं अपने द्वारा, नॉन मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको। तो सबसे पहले अपन नॉन मॉडिफाइबल देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से वहाँ पे पर्सन के अंदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सेकेंड जनरेशन पर्सन के अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्स की बात करें वहाँ पे मेल या फीमेल, तो मेल जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर सबसे कॉमन होते हैं या ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। मेल पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है आपका स्ट्रोक। इसके अलावा और अपन देखें यहाँ पे जनरली एज की बात करें तो अबाउट 55 ईयर ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगी। ये तो बात की अपन ने नॉन मॉडिफाइबल। नेक्स्ट बात करें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन। अभी अपन ने बात की हाइपरटेंशन की वजह से कैसे हो रहा है वहाँ पे पर्सन के अंदर, कि पर्सन के अंदर ब्लड बीपी है वो क्या है, ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या होगा वहाँ पे, सिंपल सी बात की वहाँ पे कि ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, अगर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फ्लो जल्दी कर जाएगा वहाँ से, और जो आसपास के जो ऑर्गन है वहाँ पे उनको क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगा, वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाएगा। या साथ में वहाँ पे जो छोटी छोटी स्मॉल आपकी आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। ये पढ़ा। इसके अलावा वहाँ पे पर्सन के अंदर अगर क्या हो रहा है, हाइपर लिपिडीमिया, या वहां पे पर्सन के अंदर और क्या हो सकता है, देखिए अपन डायबिटीज मेलाइटस। हाइपरलिपिडिया मतलब लिपिड का लेवल अगर क्या हो रहा है वहां पे ज्यादा है, लिपिड का लेवल क्या है, ज्यादा है। लिपिड का लेवल होने की वजह से भी पर्सन के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, वहां पे थ्रोम्बस बन सकता है, वहां पे एम्बोलिज्म बन सकता है वहां पे, ठीक है। या डायबिटीज मेलाइटस, डायबिलिट मेलाइटस में क्या होगा वहां पे, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर जो लेवल है ब्लड के अंदर क्या है, ज्यादा है। और अगर ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा है ब्लड के अंदर तो वो क्या कर देगा, ब्लड को क्या करेगा, थिक कर देगा। क्या कर देगा वहां पे, ब्लड को थिक कर देगा। ठीक करने की वजह से क्या होगा, जितना आपके ब्रेन को पहुंचना चाहिए ब्लड उतना वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। वहां पे वही सिंपल से की है कि वहां पे जो आसपास के जो ऑर्गन है, टिश्यू, जो वहां पे उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा और हो सकता है वहां पे स्मोकिंग की वजह से भी, और किसकी वजह से, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन है स्मोकिंग करता है तो उस पर्सन के अंदर पे भी चांसेस बन जाते हैं कि उस पर्सन के अंदर भी वहां पे स्ट्रोक कोज हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से कैसे, जनरली वहां पे कि पर्सन के अंदर वहां पे हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी टिश्यूज के अंदर। तो हाइपोक्सिया होने की वजह से वहां पे जनरली कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, CO2 का जो लेवल है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा वहां पे, कम हो जाएगा, ठीक है। CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो वहां पे पर्सन के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। वही कंप्लीट प्रोसेस इस्कीमिया होगा पर्सन के अंदर, बाद में धीरे धीरे नेक्रोसिस वाली कंडीशन, इन्फेक्शन वाली होगी, लास्ट में ब्रेन अटैक आ जाएगा पर्सन को,
ठीक है। तो स्मोकिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, पर्सन को वहां पे स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। इसके अलावा और बात करें अपन यहाँ पे, अगर पर्सन क्या कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, क्या कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर पिल्स लेता है तो ये क्या करती है, वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगी। किसका काम करेगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगी। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पर्सन का क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। और बीपी बढ़ेगा तो पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, वही सेम हाइपरटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर पर्सन कैसा है, ओबेज है या ओबेसिटी वाला है, ओबेसिटी प्रेजेंट है, तो ओबेसिटी प्रेजेंट है तो वहां पे पर्सन का क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ओबेसिटी अगर प्रेजेंट है, ओबेस है पर्सन, तो उस पर्सन के अंदर उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पर्सन का जो बीपी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बीपी बढ़ेगा तो पर्सन के अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। और हाइपरटेंशन होगा तो पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है, वहां पे स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक कंडीशन आती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्या हो, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अगर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए, कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपके ब्लड वेसल्स में, अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपके कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, तो नॉर्मली जो ब्लड का फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। अगर ये कोई ऑर्गन है आपका, इसको ब्लड सप्लाई है होनी है, तो यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो यह करेगा, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है ब्लड सप्लाई, तो रिड्यूस होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, इसीमिया। और इसीमिया अगर पर्सन के अंदर होगा वहां पे, तो कंडीशन अगर धीरे सीवियरिटी बढ़ेगी तो हाइपोक्सिया होगा। और हाइपोक्सिया के बाद में सेम प्रोसीजर आपके नेक्रोसिस होना। नेक्रोसिस किसका रूप ले लेगी, इन्फेक्शन का रूप लेगी। और पर्सन के अंदर फिर क्या हो सकता है, ब्रेन अटैक आ सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़े कि ऐसे कौन कौन से आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, मॉडिफाइल में बात की आपके हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, डायबिटीज मेलाइटिस है आपका, स्मोकिंग है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या ओबेसिटी है। ठीक है, नॉन मॉडिफाइल में जेनेटिक्स है, सेक्स और एज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर पर्सन के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है ईटियोलॉजी के द्वारा, या चाहे आपका थ्रोम्बस हो या एम्बोलिज्म हो, या अपन अभी रिस्क फैक्टर की बात करी, जितने भी आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इनकी वजह से अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो पर्सन के अंदर ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं, तो अगर पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे ब्रेन अटैक हो रहा है, या वहां पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से पर्सन के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वार्निंग साइन डेवलप होंगे। वार्निंग साइन होते हैं, और वार्निंग साइन को याद कैसे करना आपको, फास्ट के नाम से, FAST, फास्ट। एप का मीन्स है फेशियल पैरालाइसिस। क्या हो सकता है वहां पे, फेशियल पैरालाइसिस आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ऐसा मतलब है आपका आर्म वीकनेस, आर्म वीकनेस होगी वहां पे। ऐसे मतलब अपन ऐसे समझे कि पर्सन की जो स्पीच होगी वो कैसी होगी, स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब वो जनरली क्या नहीं कर पाएगा, स्पीक क्लियरली नहीं बोल पाएगा, वहां पे जो इंडिविजुअल है वो क्लियर नहीं बोल पाएगा वहां पे, या समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, स्लर्ड स्पीच हो रही है। या टी का मतलब है वहां पे टाइम टू कॉल। ऐसे पेशेंट को वहां पे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कि पर्सन के अंदर कौन से सिम्टम्स आपको जनरल देखने को मिल रहे हैं, याद कैसे करना है आपको, फास्ट याद करना है। एप से मतलब है फेशियल
पैरालिसिस पर्सन के अंदर डेवलप हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्सन के जो ब्रेन है, ब्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से पर्सन के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फेशियल पैरालिसिस है, आर्म वीकनेस है, स्लर्ड स्पीच है और टाइम टू कॉल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या डेवलप होगा पर्सन के अंदर? वहां पे पर्सन का जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या होगा? अल्टर्ड होगा। कॉन्शियसनेस जो लेवल है वो क्या होगा? वहां पे अल्टर्ड होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं होने की वजह से पर्सन का जो कॉन्शियस लेवल है वो भी क्या होगा? यहाँ पे अफेक्ट होगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर और क्या हो सकता है? पर्सन कोमा में जा सकता है, वहां पे इसमें जा सकता है, कोमा में जा सकता है वहां पे। इसके अलावा पर्सन का जो आईसीपी लेवल है, मतलब इंट्राक्रेनल जो प्रेशर, वो भी क्या होगा? वहां पे बढ़ेगा। ठीक है, आईसीपी का लेवल बढ़ने वाला है। इसके अलावा पर्सन का जो मूड है, मूड स्विंग देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पर्सन का जो मूड है वो भी कैसा होगा? स्विंग आपको देखने को मिलेगा। साथ में पर्सन के अंदर विजुअल इंपेयरमेंट होगा। विजुअल इंपेयरमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आईसीपी है उसका लेवल क्या है? बढ़ा हुआ है वहां पे। तो आईसीपी का लेवल बढ़े होने की वजह से पर्सन का जो विजुअल इंपेयरमेंट है वो भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। मे बी कैसा हो सकता है? वहां पे कंप्लीट हो सकता है या पार्शियली हो सकता है, दोनों आईज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, या तो कंप्लीटली होगा या वहां पे पार्शियली आपको वहां पे विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर कंडीशन डेवलप होगी एग्नोसिया। क्या कंडीशन डेवलप होगी? एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब है कि वहां पे पर्सन क्या नहीं कर पाएगा? इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में उसको क्या होगी? इनएबिलिटी होगी। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? एग्नोसिया बोलते हैं कि पर्सन क्या नहीं कर पाएगा? रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां पे नेक्रोसिस हो रहा है। उस वजह से पर्सन के अंदर एग्नोसिया डेवलप होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है पर्सन के अंदर? एप्रेक्सिया। क्या होगा? एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब क्या है? वहां पे कि पर्सन का क्या नहीं कर पाएगा? वहां पे इम्पॉसिबल मोटर मूवमेंट्स। क्या नहीं कर पाएगा? मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मोटर मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा पर्सन। तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? एप्रेक्सिया। क्या होता है? इम्पॉसिबल मोटर मूवमेंट। इसके अलावा और क्या होगा? वहां पे पर्सन को डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी होगी पर्सन को स्वेलोइंग करने के दौरान। स्वेलिंग करने में क्या होगी? उसको डिफिकल्टी होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। ओके, इसके अलावा पर्सन को एक कंडीशन डेवलप होती है एफेजिया। कौन सी होती है? एफेजिया। एफेजिया का मीन्स क्या है? वहां पे कि पर्सन क्या नहीं कर पाता है? अनएबिलिटी टू या इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पीच। क्या नहीं कर पा रहा? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पीच। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है? जनरली वहां पे वर्निक्स एरिया होता है, वहां पे ब्रोका एरिया प्रेजेंट होता है। तो वहां पे वर्निक्स एरिया और ब्रोका एरिया अफेक्ट होने की वजह से पर्सन क्या नहीं कर पाता? वहां पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता या वहां पे स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर पाता। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? एफेजिया। ठीक है, और किसकी वजह से हो रहा है? सीवीए की वजह से या स्ट्रोक की वजह से पर्सन के अंदर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा और अगर अपन देखें यहाँ पे और क्या हो सकते हैं? पर्सन के अंदर वहां पे ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से पर्सन के अंदर वहां पे पैरालाइसिस भी आपको देखने को मिल सकती है। क्या हो सकता है? पैरालाइसिस। पैरालाइसिस में आपको वहां पे या तो राइट एंड लेफ्ट हेमिप्लेजिया, राइट या लेफ्ट, मतलब या तो राइट साइड पार्ट का क्या हो रहा है? वहां पे पैरालाइसिस हो रहा है, या लेफ्ट
पार्ट का क्या हो रहा है वहां पे, पैरालिसिस हो रहा है। एक बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि या तो राइट अगर साइड क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो वहां पे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के आपको देखने को मिलेंगे। और अगर लेफ्ट साइड वहां पे पैरालिसिस हो रहा है तो आपको राइट साइड के जो सिम्टम्स हैं तो वो वहां पे वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा पर्सन के अंदर और क्या डेवलप हो सकता है, पर्सन के अंदर वीकनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको जनरली वहां पे क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखने हैं कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको सीवे वाले या स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर अपने बात की एफेजिया क्या होता है, एप्रेक्सिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या है, एग्नोसिया किसको बोलते हैं अपन, विजुअल इंपेयरमेंट होना, हेमिप्रेसिस है, पैरालिसिस है, चाहे राइट साइडेड हेमिप्लेजिया बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया। तो ये अपन एक किसकी बात की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इस कंडीशन को आप कैसे डायग्नोस करोगे या इसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो क्या होगा। तो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले अपन जनरली वहां पे क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, कि आप पर्सन के वहां पे हिस्ट्री कलेक्ट करोगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप वहां पे क्या करोगे, उसको डायग्नोस करोगे। इसके अलावा पर्सन के अंदर वहां पे आईसीपी बढ़ा हुआ है तो वहां पे सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं, सीएसएफ टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, हेमरेजिक अपन ने वहां पे टाइप पड़ा, स्ट्रोक पड़ा, तो हेमरेजिक के अंदर क्या होता है, हेमरेज हो रहा था, रप्चर होने की वजह से हो रहा था। तो अगर सीएसएफ करेंगे तो वहां पे सीएसएफ के अंदर आपको आरबीसी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, आरबीसी, आरबीसी मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा और कौन से टेस्ट कर सकते हैं अपन जनरली वहां पे पर्सन के अंदर, सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन के अंदर वहां पे आपको ब्लैक शेडो है, आपको व्हाइट शेडो है, वो आपको देखने को मिलेगी सीटी स्कैन के अंदर। एमआरआई कर सकते हैं अपन वहां पे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा कर सकते हैं, पर्सन के अंदर वहां पे अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो रहा था वहां पे, या वहां पे हाइपरलिपिडीमिया प्रेजेंट था, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो रहा था वहां पे, तो अपन वहां पे लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर अपन एचडीएल और एलडीएल का लेवल पता कर सकते हैं। एलडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कोई पूछे आपको कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के अंदर कि एचडीएल होता है, कैसा होता है आपका, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल होता है, कैसा होता है आपका, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन, वहां पे सीबीसी चेक कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट है, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। रप्चर होगा, रप्चर होने की वजह से आपको सीबीसी लेवल के अंदर वहां पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, सीएसएफ का वहां पे अपन एनालिसिस करेंगे, कल्चर करवाएंगे वहां पे, सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, लिपिड प्रोफाइल के थ्रू, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करके, और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू अपन वहां पे चेक करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बाद में वहां पे कि क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं अपन वहां पे, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली अपन ने पढ़ा कि जो इस्केमिक टाइप का जो स्ट्रोक था उसके अंदर थ्रोम्बस की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से वहां पे क्या हो रहा था, स्ट्रोक डेवलप हो रहा था वहां पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोम्बस को डिजोल्व करने के लिए वहां पे लाइटिक थेरेपी अपन दे रहे हैं। वहां पे इसके अंदर अपन जनरली कौन सा काम में लेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, जैसे ही आपको डायग्नोस हो जाए, आपको पता चल जाए कि पर्सन के अंदर क्या है, स्ट्रोक वहां पे प्रेजेंट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आपको क्या करना है, चालू करना है, एज अर्ली एज सून। जितना जल्दी आपको यहाँ पे क्या हो जाए, पता चल जाए, आपको डायग्नोस हो जाए, उतना ही जल्दी आपको वहां पे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या करनी, स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल की बात करें वहां पे तो कौन सी हो सकती, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज,
ये अपन यहाँ पे पर्सन को क्या देने वाले हैं, ड्रग से देने वाले हैं। इसके अलावा पर्सन को क्या हो रहा है वहाँ पे, थ्रोम्बस हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे अपन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी दे सकते हैं, लाइक एस्प्रिन अपन दे सकते हैं वहाँ पे, ताकि क्या नहीं होने देगी वहाँ पे, क्लोट नहीं जमने देगी वहाँ पे, तो अपन एस्प्रिन या एंटी प्लेटलेट ड्रग वहाँ पे काम में ले सकते हैं। साथ में अपन और क्या दे सकते हैं, एंटी कोगुलेंट, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, क्लोट बना हुआ है वहाँ पे, तो क्लोट को डिजोल्व करने के लिए वहाँ पे जनरल अपन कौन दे सकते हैं, वारफेरिन आती है आपकी, या हिपेरिन, ये अपन वहाँ पे ड्रग से दे सकते हैं, ताकि वो क्या करे, वहाँ पे जो क्लोट बना हुआ है उसको क्या कर सके, वहाँ पे डिजोल्व करने के काम में आए। तो एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आते हैं आपके, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, ये अपन जनरली वहाँ पे ड्रग से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, पर्सन को अगर वहाँ पे सीजर से डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे, तो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन वहाँ पे कौन सी देते हैं, सीजर्स को एंटी कन्वल्जेंट, और उसके अंदर कौन सी देते हैं, फेनिटोइन, कौन सी देंगे, फेनिटोइन अपन सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, एंटी कन्वल्जेंट को प्रिवेंट करने के लिए अपन फेनिटोइन वहाँ पे देते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन अपन ने पढ़ा था वहाँ पे कि लिपिड हाइपरलिपिडीमिया की वजह से वहाँ पे डेवलप हो रहा था, आपकी इसेमिक टाइप का स्ट्रोक वहाँ पे डेवलप हो रहा था, तो स्टेटिन्स की अपन कौन सी ड्रग्स आती है आपके, जनरली जो एटोरवास्टिन आती है, एटोरवास्टिन ये ड्रग अपन आती है, जो लिपिड को जो लेवल है उसको कम करने के लिए, आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए अपन स्टेटिन्स ड्रग देते हैं, जिसके अंदर कौन सी आती है आपकी, एटोरवास्टिन। इसके अलावा पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन थी, हाइपरटेंशन हो रहा था, वहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ था, तो बीपी को कम करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं वहाँ पे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो क्या करेगी, बीपी को कम करेगी, बीपी को कम करेगी तो वहाँ पे पर्सन के रप्चर होने के चांसेस, सेरेब्रल आर्टरी के रप्चर होने के चांसेस वहाँ पे कम हो सकते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी दे सकते हैं, कैप्टाप्रिल आती है, कौन सी आती है, कैप्टाप्रिल आती है, ये अपन हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, वहाँ पे बीपी को कम करने के लिए अपन ये ड्रगें दे सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या होगा, आपका मेडिकल मैनेजमेंट होगा, जिसके अंदर अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा एज सून एज देना है, जैसे ही डायग्नोस हो जाती है कंडीशन तुरंत आपको देना है, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेप्टोकाइनेज आती है, यूरोकाइनेज आती है वहाँ पे, जनरली विद इन 3 आवर अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पे स्टार्ट कर देना है। आफ्टर 3 आवर वहाँ पे इसके जो इफेक्ट होते हैं या इसका जो रिजल्ट होता है वहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी कोगुलेंट थेरेपी या एंटी कोगुलेंट वहाँ पे ड्रग्स दे सकते हैं, साथ में आपको सीजर को ट्रीट करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी दे सकते हैं, या लिपिड के लेवल को या वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने के लिए वहाँ पे स्टेटिन्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको याद रखना है एटोरवास्टिन, या हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने के लिए अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपका कैप्टाप्रिल। इसके अलावा ये तो आपकी बात होगी मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर अपन वहाँ पे सर्जरी करें और सर्जरी के द्वारा अगर ट्रीट करना चाहें तो ऐसी कौन सी सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, उसकी बात करें तो जनरली अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोट बन रहा है, वहाँ पे थ्रोम्बस वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, थ्रोम्बस को रिमूव करने के लिए थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे, थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बस को वहाँ पे क्या करेंगे अपन, हटाने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि आगे ब्लड सप्लाई है प्रॉपर, जैसे जनरली ब्लड वेसल्स है, अगर ये यहाँ पे थ्रोम्बस प्रेजेंट है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटाने का काम करेंगे, जिससे नॉर्मल आपका क्या हो, ब्लड का फ्लो वहाँ पे देखने को मिले और ब्रेन अपना नॉर्मल फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर सके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हेमीक्रेनियोटोमी, हेमीक्रेनियोटोमी क्यों कर रहे हैं, जहां पे हमने क्या जो क्रेनियल आपकी जो बोन है उसके अपन क्या कहते हैं, इंसिजर लगा के वहां पे, और जो वहां पे रप्चर वाली जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है उस रप्चर वाले पार्ट को वहां पे क्या करिए, हटाकर वहां से और एनास्टोमोसिस कर सकें, जिससे फर्दर वहां पे रप्चर वाली कंडीशन ना हो और आपके ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में वहां पे ब्लड सप्लाई होती रहे, ठीक है। तो जनरली वहां पे 2 प्रोसीजर अपन सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, एज ए नर्स आपका क्या रोल है वहां पे, आप या अपन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की कि नर्स का क्या रोल होगा वहां पे, तो जनरली देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे नर्स का कि वहां पे पर्सन के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है, रेस्पिरेटरी स्टेटस उसको क्या करना,
असेस करना, उसको क्या करना, असेस करना, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को आपको असेस करना है वहाँ पे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वहाँ पे पर्सन के अंदर, बोवल एंड ब्लैडर पैटर्न है वो असेस करना है, क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन वहाँ पे अफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे सिग्नल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बोवल एंड ब्लैडर पैटर्न आपको वो देखना है। इसके अलावा पर्सन के अंदर कंडीशन पड़ी थी अपने डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग हो रहा था, तो उस केस के अंदर आपको वहाँ पे क्या करवानी है, एनजी फीडिंग करवानी है, नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है। साथ में वहाँ पे और क्या करना है, पर्सन को आपको एम्बुलेट रखना है, क्या करना है, पर्सन को एम्बुलेशन करना है। और एम्बुलेशन कहाँ से करना है आपको, क्योंकि पर्सन क्या हो रहा है वहाँ पे, स्ट्रोक होने की वजह से पर्सन एक साइड पैरालिसिस हो रहा था वहाँ पे, अब मैंने पढ़ा राइट या लेफ्ट हेमिप्लेजिया हो रहा था, तो वीकनेस होने की वजह से आपको जो वीक साइड है वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एम्बुलेट करना है वहाँ पे, ठीक है। एम्बुलेट कैसे कर सकते हो, पर्सन को वहाँ पे एक आपको पैसिव रेंज की एक्सरसाइज है आप वहाँ पे परफॉर्म में करवा सकते हो, क्या कर सकते हो वहाँ पे, पैसिव रेंज की वहाँ पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म में करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा ओबेसिटी था, ओबेसिटी डेवलप हो रही थी, ओबेसिटी से क्या होगा वहाँ पे वेट गेन होगा, तो वेट गेन हो रहा था उसकी वजह से भी क्या हो रहा था वहाँ पे अपन ने पढ़ा कि वहाँ पे पर्सन के अंदर स्ट्रोक डेवलप हो रहा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी प्रिवेंट करना है, ठीक है, ओबेसिटी को भी आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। साथ में अपन ने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपको क्या करना है वहाँ पे कम करना है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को आपको डाइट कैसी देनी है वहाँ पे, पर्सन को आपको डाइट देनी है वहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट देनी है, आपको हाई कैलोरी डाइट देनी है, लेकिन आपको वहाँ पे पर्सन को लो फैट डाइट देनी है। बाकी आपको सब क्या करना है, हाई फैट डाइट देनी है, लेकिन ध्यान रखना आपको पर्सन को वहाँ पे लो फैट डाइट देनी है। तो ये जनरल आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कंप्लीट आपका सीवीए के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रोक के बारे में पढ़ लिया है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको भी क्या करें, आप शेयर करें, ठीक है। और आपको जो नोट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।